आज की इस आरोग्य चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम स्पेसिफिकली वर्ल्ड योगा डे, इसी का मतलब है कि जागतिक योग दिवस, इसके लिए आज का जो विषय हमने चूज किया है वो है योग और मनस शांति। जैसे कि योग की अलग अलग व्याख्याएं की गई है। जैसे योग चित्त वृत्ति निरोधा ऐसे कहा गया है। चित्त वृत्ति ये इसकी निरोधन करने के लिए जो है वो योग है। और योग बेसिकली मनस शांति के लिए है। जो हमारे मन में अलग अलग तरंग आते हैं और उसी के कारण काम क्रोध मद ये षड्रिपु पीछे आ जाते हैं। यही का निरोध करने के लिए जो है वो योग, इसकी व्याख्या योग चित्त वृत्ति निरोध ऐसे कहा गया है। योग जो है उसमें योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, ऐसा जो शेषनाग या भगवान मुनि कहे गए हैं, उनके ये बारे में कहा गया है कि चित्त के जो दोष है वो योग से निकल जाते हैं और इसी के लिए ये योग जो है वो कहा गया है। 21 जून सभी को पता है कि इंटरनेशनल योगा डे रहता है। इसी योगा डे के ऊपर आज की इस आरोग्य चर्चा का हमने आयोजन किया है। आपको भी अगर योग के बारे में और हमारे मन शांति के बारे में कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। जब भी हम योग की व्याख्या करते हैं, योग की व्याख्या हमने देखी, लेकिन योग में अष्टांग योग ये रहते हैं। ये अष्टांग योग क्या है, उसके अंतरंग और बहिरंग कौन से होते हैं और उसके परिणाम हमारे शरीर के ऊपर क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। अष्टांग योग जो है वो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग है। इसमें से जो बहिरंग योग है इसमें यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार आता है। और अंतरंग योग जो है उसमें धारणा ध्यान और समाधि इसका समावेश होता है। जो यम है उसमें अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये कहे गए हैं। अहिंसा, इसका मतलब ऐसा है कि हिंसा नहीं करना है, किसी को भी दुख देना नहीं है। सत्य, हमेशा नित्य हमें सत्य ही वचन बोलना है। सत्य वचन बोलने से क्या हो जाता है, उसमें बेसिकली हमने क्या बोला है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। और सत्य जो है वो हमेशा सत्य ही होता है और वो ही आगे आ जाता है, इसी के लिए सत्य हमेशा बोलना चाहिए। अस्तेय, इसका मतलब है कि चौर्य कर्म नहीं करना चाहिए, किसी की भी दूसरे की जो बिलोंगिंग्स है वो नहीं लेने चाहिए। ब्रह्मचर्य से रहना है और अपरिग्रह, बहुत ज्यादा जो वस्तुएं है उसका साठा नहीं करना चाहिए। इसी को मिनिमलिस्टिक जो कहा गया है इस तरीके से रहना चाहिए। ये हो गए यम। नियम कौन कौन से हैं? नियम के बारे में जब भी हम देखेंगे तो उसमें बेसिकली अगर देखेंगे सो शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये जो है ये नियम है। शौच इसका मतलब है कि शुचिता रखना। शौच इसका मतलब है कि स्वच्छता रखना। संतोष, नित्य आनंदी रहना। फिर उसके बाद में आता है तप, कि जिसमें शरीर के जो दोष है वो निकल जाते हैं, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक तप करना। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी यानी कुछ भी आपको जो सिखाया गया है वो नित्य क्रम में हमारे दिनक्रम में होना चाहिए, इसी को स्वाध्याय कहा गया है। और ईश्वर प्रणिधान, जो कुछ भी हमने किया है उसका जो दायित्व है वो कोई भी ईश्वर जो है उसको दे देना, यानी सरेंडर टू गॉड। ये जो है ये 5 नियम कहे गए हैं। यम और नियम, इसके बाद में जो आता है वो है आसन। यम और नियम के बाद में जो आसन आते हैं उसमें भी स्थिर सुखम आसनम ऐसे कहा गया है। ये स्टेबल पोजीशन रहती है और कंफर्टेबल भी रहती है। इस पोजीशन में बहुत लंबे समय तक हम बैठ सकते हैं और आगे जाके ध्यान कर सकते हैं। बहिरंग योग से अंतरंग योग में चले जाते हैं और इसी के लिए ये आसन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही शरीर का इक्विलिब्रियम ये आसन मेंटेन करता है, वैसे ही मन का इक्विलिब्रियम भी ये आसन मेंटेन करता है। इसी के लिए आसन महत्वपूर्ण है। आसन अलग अलग पोस्चर्स में किए जाते हैं। जैसे कि स्टैंडिंग पोस्चर्स में ये आसन है, जिसमें वृक्षासन में वृक्ष जैसे खड़े रहना ये बात है, तो इसमें अचलत्व है। मन में भी अचलत्व आने के लिए ये वृक्ष आसन यानी वृक्षासन, ट्री
पोज जो है वो महत्वपूर्ण रहते हैं। जैसे कि ताड़ासन है, ताड़ का वृक्ष जैसे सीधा खड़े रहता है उस तरीके से खड़े रहना, ये जो है वो ताड़ासन है। सो उसी तरीके से कितना भी बहुत बड़ा स्टॉर्म आ जाए, ये ताड़ का जो पेड़ रहता है ना वो निकलता नहीं है, गिरता नहीं है। इसी के लिए कितने भी संकट आ जाए मन जो है वो स्थिर होना चाहिए, ये कहने के लिए ताड़ासन है। ये एग्जाम्पल के तौर पर कुछ जो स्टैंडिंग पोस्चर के आसन है वो कहे गए हैं। सो आसन करने से सिर्फ शरीर के ऊपर परिणाम आता है ऐसा नहीं, तो मन के ऊपर भी उसका परिणाम आ जाता है। कुछ आसन जो रहते हैं वो बैठ के यानी सिटिंग पोजीशन में किए जाता है। जैसे कि गरुड़, जैसे स्थिर यानी सिटिंग पोस्चर में गरुड़ासन किया जाता है, मत्स्येंद्रासन किया जाता है, उष्ट्रासन किया जाता है, बद्ध कोणासन किया जाता है। सो ये जो मत्स्येंद्रासन है, मत्स्य जो है, अर्ध मत्स्येंद्रासन या फिर मत्स्येंद्रासन इसको कहा जाता है। सो सिटिंग पोस्चर में जब भी करते हैं, सो मत्स्य जैसी गति पाना ये एक बात महत्वपूर्ण है। सो मत्स्य जो है अगर हम देखते हैं तो पानी में जब भी तैरता रहता है, सो उसकी एक स्पेसिफिक गति रहती है। सो मन को किधर भी भटकने नहीं देता है, ये मत्स्येंद्रासन का महत्वपूर्ण भाग है। वैसे ही ये सिटिंग पोस्चर में पद्मासन किया जाता है, कि जो पद्म यानी जिसको लोटस पोजीशन कहा जाता है। सो पद्म जैसे जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी लेक में अगर तालाब में पद्म यानी कमल है, तो वो कमल अंदर वो खिलता तो है लेकिन उसके कमल के जो पत्ते रहते हैं वो गीले कभी भी नहीं होते हैं। सो जली जल जली न शिंपे जैसे पद्मपत्र, ऐसे माऊली ने ज्ञानेश्वरी में भी कहा गया है। सो तालाब में रहते हुए भी पानी का स्पर्श उससे होता नहीं है। सो विरागी वृत्ति ये दिखाता है। सो ये महत्वपूर्ण आसन कुछ रहते हैं कि जो सिटिंग पोस्चर्स में किए जाते हैं। उसके बाद में जो है वो लाई डाउन पोस्चर में किए जाते हैं, पेट के बल या फिर पीठ के बल लेट के ऐसे किए जाते हैं। इसमें भी अलग अलग बहुत सारे आसन है, पोजेस है, कि जिसके कारण शरीर जो है स्ट्रांग होने में मदद करता ही है, लेकिन वैसे ही मन में भी स्थिरता आ जाए इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। सो जो प्लॉ पोजीशन है जिसको हलासन कहा जाता है। सो प्लॉ क्या करता है, तो हल क्या करता है, तो जमीन जो है उसको पूरे नीचे से ऊपर तक कर देता है और एरिएशन बढ़ा देता है। वैसे ही हमारे शरीर में या फिर हमारे मन में एक्सप्लोर करना ये जो बात है, ये प्लॉ पोजीशन करता है। और मन में कुछ ना कुछ चिकित्सा उत्पन्न होना या फिर जिसको इंक्विजिटिवनेस कहते हैं वो उत्पन्न होना, ये प्लॉ पोजीशन से हो जाता है। सो आसन और मन इसका भी बहुत ही गहरा संबंध होता है। सो ये अलग अलग आसन है कि जिससे कारण हमारे मन में अलग अलग तरंग आते हैं और मन स्थिर और शांत होने के लिए ये मदद करता है। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पोजेस है। इसके बारे में भी हमारे दूसरी एक आरोग्य चर्चा है या फिर दूसरा एक वीडियो है जिसमें योगासन करने से पहले जो सूक्ष्म व्यायाम किए जाते हैं वो भी उसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। लेकिन आज हमारा फोकस जो है वो मन शांति और योग इसके ऊपर है, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। सो इसमें एक महत्वपूर्ण आसन के बाद में जो आता है वो है प्राणायाम। प्राण इसका मतलब है ब्रीदिंग करना, लाइफ या फिर वाइटैलिटी, ये प्राण है। और आयाम इसका मतलब है लेंदन, एक्सपांड, स्ट्रेच। सो प्राणायाम जब भी हम करते हैं तो हम हमारे जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको चेंज करते हैं, जो हमारा ब्रीदिंग है उसमें चेंजेस लाते हैं। उसके कारण क्या हो जाता है कि ब्रीदिंग कंट्रोल होना, धीरे धीरे करके ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल होना, ये बात होती है। और मन जो है वो प्राण के ऊपर सवार होके फिर वो चक्कर चलाता है, घूमता है। और इसी के लिए मन को कंट्रोल करना है तो हमारे श्वास को कंट्रोल करना चाहिए, हमारे प्राण को कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए मन शांति के लिए प्राणायाम काफी कारगर रहते हैं। सो ये कौन से प्राणायाम रहते हैं, कैसे किए जाते हैं, वो भी आज हम देखने वाले हैं। सो कभी करना चाहिए, मॉर्निंग में कर सकते हैं, मिड आफ्टरनून में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, इवन नाइट को भी हम प्राणायाम कर सकते हैं। अर्थात प्राणायाम करने से पहले आपका पेट जो है वो खाली होना चाहिए, मिनिमम 3 आवर्स आपने कुछ खाया नहीं है, ये भी आपको ध्यान देना जरूरी है। ये मन को प्यूरिफाई करने के लिए, मन शुद्धि के लिए प्राणायाम काफी कारगर रहते हैं। ये प्राणायाम जब भी देखते हैं तो उसमें भी रेचक, पूरक और कुंभक, ये 3 महत्वपूर्ण पड़ाव रहते हैं। ये रेचक यानी एक्सहेलेशन करना, पूरक यानी हवा भरना लंग्स में यानी इनहेल करना,
और कुंभक जो है वो दो प्रकार का रहता है, जिसको बाह्य कुंभक और अभ्यंतर कुंभक ऐसे कहा जाता है। ये जो बाह्य कुंभक है, उसमें अगर हम देखेंगे तो बाह्य कुंभक स्पेसिफिकली हवा छोड़ने के बाद, एक्सहेलेशन करने के बाद कुछ देर तक सांस नहीं लेना, ये जो समय है उसको बाह्य कुंभक कहा जाता है। और अंतः कुंभक इसका मतलब है कि सांस लेने के बाद सांस को होल्ड रखना, ब्रीदिंग होल्ड करना, अब अंतर ही अंतर। सो ये जो है वो बहि अंतः कुंभक है। सो अंतः कुंभक और बहिकुंभक, ये कुंभक के दो प्रकार अलग अलग कहे गए हैं। सो इसके कारण जो हमारी ब्रीदिंग रहती है वो स्लो डाउन होती है, और उसके कारण मन शांत होने में मदद हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी क्रोधित व्यक्ति जो है वो बहुत सांस फूले हुए से बोलता है, तो उसकी सांस फूलती है, और जो शांत व्यक्ति है वो धीरे धीरे करके शांति से रहता है। तो इसी के लिए प्राणायाम जो है वो शांत मन को शांत करने के लिए काफी कारगर रहता है। इसमें से कुछ प्राणायाम आज हम देखने वाले हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम है, या फिर नाड़ी शुद्धि प्राणायाम ऐसे कहा जाता है। सो अनुलोम विलोम करने के लिए जो प्राणायाम की मुद्रा है वो पहले करनी चाहिए। फिर इसमें क्या है कि राइट नॉस्ट्रिल जो है वो हमें अंगूठे से बंद करनी है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेनी है। सांस लेने के बाद अंदर ही अंदर सांस रखनी है, जिसको अंतः कुंभक कहा जाता है। फिर ये ब्रीदिंग जो है उसको एक्सेल राइट नॉस्ट्रिल से करना है। फिर इनहेल फ्रॉम राइट, होल्ड, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, अगेन inhale from left, hold, exhale from right, hold। सो इसी तरीके से अनुलोम विलोम ये प्राणायाम किया जाता है। इनहेलेशन फ्रॉम वन नॉस्ट्रिल एंड एक्सहेलेशन फ्रॉम अनदर नॉस्ट्रिल ऐसे किया जाता है। इससे क्या हो जाता है कि शरीर में जो ईड़ा और पिंगला, ये जो दो नाड़ी रहती है वो बैलेंस हो जाती है। ईड़ा जो है वो लेफ्ट से बहती है, जो शांत या फिर ठंडी नाड़ी है, और पिंगला जो है जिसको सूर्य नाड़ी कहा जाता है, और वो जो है वो गर्म नाड़ी है। सो शरीर में जो गर्माहट है, शरीर में जो ठंडा ठंडक है, उसको बैलेंसिंग करने के लिए ये नाड़ी काफी कारगर रहते हैं। कभी कभी मन में बहुत ज्यादा विचार आते हैं, सोचने में सोच सोच के डूब जाते हैं। सो ऐसे केसेस में अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं तो मन के विचार जो है वो स्थिर होने में मदद हो जाती है, कंफ्यूजन्स दूर होते हैं, एंड शरीर में एक बैलेंस पोजीशन आ जाती है। सो मन की शांति के लिए ये अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहता है, काफी कारगर रहता है। ये बैलेंसिंग ऐसा भी हम इसको कहते हैं, या फिर नाड़ी शोधन ऐसा भी इसको कहा जाता है। ये जो और एक पद्धति का प्राणायाम किया जाता है जिसको शीतली ऐसे कहा जाता है, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, शीतली यानी शरीर में शीतलता लाती है, इसके लिए इसको शीतली से कहा जाता है। बहुत बार ऐसा है कि अप्रैल मई का सीजन रहता है, गर्माहट बहुत ज्यादा रहती है, और इसी के कारण मन और शरीर में तगमग आ जाती है। सो ऐसे केसेस में अगर हम शीतली करते हैं, तो जैसे कि हम एसी चालू करते हैं बाहर से, वैसे ही इंटरनल एसी चालू हो जाते हैं। इस तरीके से मन में और शरीर में शांति आ जाती है। सो ये शीतली प्राणायाम करने के लिए यू हैव टू मेक रोल ऑफ योर लिप्स, देन इनहेल फ्रॉम लिप्स, ब्रीद इन, होल्ड द ब्रीथ एंड एक्सहेल फ्रॉम माउथ ऐसे किया जाता है। सो ये जो है ये एक्सहेल फ्रॉम नॉस्ट्रिल ऐसे कहा जाता है। सो ये शीतली प्राणायाम है, जिसमें यू हैव टू मेक सर्कुलर टंग सर्कल, देन यू हैव टू इनहेल फ्रॉम योर माउथ, देन होल्ड द ब्रीथ एंड देन एक्सहेल फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स। सो इसका एक डेमो मैं आपको करवा के दिखाती हूँ। You have to make a roll of your lips. Inhale, hold the breath. Exhale from nostrils. ये जब भी शीतली प्राणायाम हम करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि शीतलता आ जाती है। जैसे एक्सटर्नल वेदर के ऊपर हमारे शरीर और मन की स्थिति अवलंबन रहती है, वैसे ही इंटरनली भी कभी कभी गर्माहट रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्त्रियों में विशेष करके जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशन चिड़चिड़ापन रहता है, हीट, बॉडी हीट ज्यादा लगती है, या फिर
कभी रक्त की विकृति के कारण बॉडी हीट बढ़ती है। सो ऐसे केसेस में ये जो शीतली प्राणायाम है ये अगर करते हैं तो इसका परिणाम जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। सो शीतली प्राणायाम शरीर में शीतलता लाने के लिए है। मन में कभी कभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, उसके कारण गर्माहट बढ़ने के लिए जैसे लगती है, बीपी थोड़ा सा हाई होने लगता है। सो ऐसे केसेस में ये शीतली प्राणायाम करते हैं तो मन शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है, और फिर हम जो पॉजिटिव पद्धति से सोच सकते हैं उस तरीके से सोच मन की हो जाती है। सो ये शीतली प्राणायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। वैसे ही और एक प्राणायाम है जिसको शीतकारी ऐसे कहा जाता है। सो इस प्राणायाम में सित इस तरीके से आवाज आती है, इसी के लिए इसको शीतकारी ऐसे कहा गया है। ये जो शीतकारी है इसमें यू हैव टू ओपन योर माउथ and breathe in from your gaps in the tongue, then hold the breath and exhale from nostrils। इस तरीके से ये किया जाता है। अर्थात कोई भी प्राणायाम करते समय अगर आपके पास योगा एक्सपर्ट है या फिर आयुर्वेदा एक्सपर्ट है तो उससे आप डायरेक्टली इन पर्सन सीखते हो तो ऑलवेज बेटर है। लेकिन आज का ये सेशन जो है ये इसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो देखने के लिए हमने किया है। सो ये जो शीतकारी प्राणायाम करते हैं उसके लिए you have to open your mouth, breathe in from the gaps of your teeth, then hold the breath and exhale from nostrils। इस तरीके से ये किया जाता है। एक आवर्तन मैं आपको करके दिखाती हूँ। So you have to open your mouth, breathe in from your teeth, you can hear the sit sound, and इसी के लिए इसको सितकारी ऐसा कहा गया है। Whenever you breathe in, hold the breath, then close your mouth and breathe out from your nostrils। ये इसका तरीका है। शीतकारी प्राणायाम भी जो अगर हम देखते हैं इसमें सित आवाज आता है तो शीतली और शीतकारी ये दोनों ठंडक लाने वाले प्राणायाम हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें तीखा जब भी लगता है तो हम क्या इस तरीके से करते हैं। सो इमीडिएटली वो रिएक्शन है वो क्यों है, तीखा खाने के कारण जो शरीर में एकदम गर्माहट, पंजेंट खाते हैं तो गर्माहट हो जाती है। दूसरी बात है कि शरीर में जो तीक्ष्ण है वो बढ़ जाता है, शरीर में जो औष्ण है वो बढ़ जाता है, और इसी के लिए ये नेचुरल रिएक्शन आ जाती है। वैसे ही अगर हम प्राणायाम के जरिए अगर ये शीतकारी प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर में जो तीक्ष्ण आया है, शार्पनेस आया है, सो वो कम करने के लिए भी मदद हो जाती है। किसी के लिए हमारे मन में अगर बहुत कर्ट फीलिंग है तो वो कर्ट फीलिंग भी कम आने में ये मदद करता है। क्योंकि कैसा है, अगर हम दूसरे की ओर दया भाव से देखें या फिर एम्पैथी से देखें तो हमारे मन में शांति, मन में आनंद उत्पन्न होता है। अगर हम दूसरे की ओर क्रोध से, तीक्ष्ण से, कर्टली अगर देखते हैं तो हमारे मन में भी क्रोध जैसे भावनाएं उत्पन्न होती है, और इसी के लिए मन के जो विचार है वो प्राणायाम से बदल जाते हैं। और इसी के लिए शीतकारी प्राणायाम जो है वो शरीर में जो तीक्ष्णता, कर्टनेस है वो कम करने के लिए काफी कारगर रहता है। सो मन में अगर किसी के बारे में ऐसे विचार है तो इसी के लिए उस व्यक्ति को सोच के भी अगर आप शीतकारी प्राणायाम करते हैं तो भी उस व्यक्ति के बारे में जो आपके मन में विकृत विचार है वो कम आने में मदद हो जाती है। और मन के विचार जो है वो कम करना, उसके तरलता कम करना, यही है कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः ऐसे कहा गया है। सो ये हुआ शीतकारी प्राणायाम के बारे में। उसके बाद में और भी एक प्राणायाम या फिर ये कहा गया है कि जिसको उज्जाई प्राणायाम कहा जाता है। इसमें उज्जाई प्राणायाम में यू हैव टू टच योर चिन टू योर चेस्ट एंड देन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट ऐसा है। सो ऐसे जब भी करेंगे तो इस ये जो गले के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, सो एपिग्लॉटिस जो है उसके ऊपर एक टिपिकल साउंड आ जाता है। सो ऐसे करने से इसका परिणाम जो है वो हमारे जो थायराइड के ग्लैंड्स रहते हैं उसके ऊपर ये प्रेशर रहता है, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। और इसके लिए थायराइड के कारण कभी कभी मन में बहुत आलस्य उत्पन्न होता है, कुछ भी करने की न करने की इच्छा होती है, कुछ भी करो अच्छा नहीं लगता है, किसी के बारे में भी बात करना भी अच्छा नहीं लगता है। सो ऐसे अगर आलस्य आया है तो ये उज्जाई प्राणायाम काफी कारगर रहता है। उज्जाई प्राणायाम करने के लिए आपको चिन जो है वो चेस्ट को टच करनी है,
और ब्रीद इन करना है, ब्रीद होल्ड करना है, धीरे से ब्रीद को छोड़ना है और फिर ब्रीद आउट करके होल्ड करना है, दैट इज बहिकुंभक। सो इस तरीके से करना है। हम एक उसका आवर्तन आपको करके दिखाते हैं। हरिओम। जब भी हम ये चिन चेस्ट को टच करते हैं तो ये जो थायराइड ग्लैंड्स इधर सिचुएटेड रहती है गले में, सो उसके ऊपर उसका परिणाम काफी आ जाता है। उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। उसके कारण थायराइड के जो जो केसेस रहते हैं, जैसे टिपिकली हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, दोनों केसेस में इसका परिणाम अच्छी तरीके से देखने के लिए मिलता है। कभी कभी नेचर हमारा थायराइड के कारण कंपैरेटिव होता है, जिसको मत्सर ऐसा कहा गया है कि मुझे ऐसा है उसको ऐसा क्यों नहीं, मेरी साड़ी उसकी साड़ी से अच्छी क्यों नहीं दिखती है। सो इस तरीके से जो विचार आते हैं ना, उन विचारों को कम करने के लिए ये उज्जाई प्राणायाम जो है वो काफी कारगर रहता है। सो इसमें यू हैव टू टच योर चेन टू द चेस्ट एंड ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एंड होल्ड द ब्रीथ। इस तरीके से ये किया जाता है। सो ये मन को शांत करने के लिए काफी कारगर रहता है उज्जयी प्राणायाम। उसके बाद में और एक प्राणायाम है जिसका नाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका जब भी करते हैं तो इसमें दोनों नॉस्ट्रिल से या फिर वन बाय वन नॉस्ट्रिल से फोर्सफुल इनहेलेशन एंड फोर्सफुल एक्सहेलेशन रहता है। सो फोर्सफुल इसका मतलब ऐसा कि कभी कभी कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। कभी कभी हमारे बच्चे जो रहते हैं वो ऐसे ही बहुत टाइम बेड में है, उठ नहीं रहे, कुछ भी कर नहीं रहे। सो इस तरीके से एकदम आलस्य अगर छा गया है, नेगेटिविटी आई है, या फिर किसी कारण मन में नेगेटिव विचार आ रहा है, तो उसमें ये भस्त्रिका प्राणायाम है, उसका परिणाम काफी अच्छा आ जाता है। अगर इसमें भूख भी कम हुई है तो भूख बढ़ाने के लिए भी ये भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो काफी कारगर रहता है। इसमें स्थिर बैठना है, आपका जो स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम है वो स्ट्रेट होना चाहिए। हर प्राणायाम में वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्ट्रेट ही होना चाहिए। और भस्त्रिका करने के लिए पहले एक नॉस्ट्रिल को हम बंद करेंगे, सेम नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, सेम नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे, इस तरीके से करेंगे। फिर उसके बाद में दूसरे नॉस्ट्रिल से इनहेल एक्सहेल करेंगे। लेकिन इसमें दोनों नॉस्ट्रिल से भी एक साथ कर सकते हैं। हम दोनों नॉस्ट्रिल से एक साथ करके अभी ये भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। सो भस्त्रिका इसका मतलब है कि जो आपने पहले देखा रहेगा कि लोहार के पास ऐसा एक भाता रहता है और उसके में भग 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 ऐसी हवा आ जाती है। सो इसी की तरह हवा ली जाती है, छोड़ी जाती है, उसमें बीच में अंतकुंभक बहिकुंभक नहीं होता है, और इसी के लिए उसको भस्त्रिका ऐसा कहा जाता है। सो इसका एक डेमो हम करेंगे और फिर आगे जाते हैं। सो भस्त्रिका के बेनिफिट्स अगर हम देखेंगे तो लिथार्जी कम हो जाती है, नेगेटिविटी कम हो जाती है। मन में अगर कुछ भी ना करने की इच्छा है तो फिर मन उत्साहित हो जाता है, और भूख नहीं लग रही तो भूख लगती है। सो ये सब भस्त्रिका के बेनिफिट्स रहते हैं। इस तरीके से एकदम फास्ट और फोर्सफुल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन ये किया जाता है भस्त्रिका प्राणायाम में। और ये भस्त्रिका प्राणायाम के बेनिफिट्स बहुत सारे रहते हैं कि जो अभी हमने देखे। उसके बाद में और भी एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम है जिसका नाम भ्रामरी है। भ्रमर इसका मतलब है भूंगा, भृंग, या फिर हनी बी जैसी बड़ा रहता है ना, उसको भ्रमर कहा जाता है। सो ये जो भ्रमर रहता है, सो उसमें अगर हम देखेंगे तो ये भ्रमर जैसी आवाज करना, इसी को भ्रामरी ऐसा कहा गया है। सो भ्रामरी जब भी हम देखते हैं तो उसमें भ्रमर जैसी आवाज आ जाती है। ये भ्रामरी प्राणायाम से क्या हो जाता है तो कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है। कभी कभी छोटे बच्चे कभी कभी हाइपर एक्टिव रहते हैं, या फिर छोटे बच्चे एक जगह बैठ के पढ़ाई नहीं करते हैं। इवन एल्डर्स भी क्या कभी कभी हो जाता है कि उनका कंसंट्रेशन नहीं होता है दूसरी किसी के कारण के वशात। सो इसके लिए ये कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम काफी कारगर रहता है। इसमें भ्रमर जैसी आवाज आ जाती है और इसी के लिए इसको भ्रामरी ऐसे कहा गया है। सो भ्रामरी प्राणायाम दो पद्धति से किया जाता है। आंखों के ऊपर हमारे फिंगर्स रखते, या फिर दूसरी बात है कि कान बंद करके।
कान बंद करके अगर करते हैं तो उसमें हमारा जो बोन कंडक्शन है साउंड का वो बढ़ जाता है और हमारी आवाज हमें ही बहुत अच्छी तरीके से सुनाई देती है। आंखें बंद करके अगर हम करते हैं तो इरिटेशन है या फिर सामने कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं और आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसमें हमें ये आंखों के ऊपर हाथ रख के भ्रामरी प्राणायाम करने हैं। आज हम कानों में कान बंद करके कानों में अंगुली डाल के ये प्राणायाम करेंगे। सो इसमें इनहेल नॉर्मली जैसे ही हम करते हैं नॉस्ट्रिल से वैसे इनहेल करना है। फिर एक कान बंद ऐसे ही रखने हैं और एक्सेल करते समय हमिंग साउंड करते एक्सेलेशन करना है। सो हमिंग साउंड जो है वो हनी बी जैसा ये साउंड प्रोड्यूस करता है, भ्रमर जैसा साउंड प्रोड्यूस करता है और इसी के लिए इसको भ्रामरी प्राणायाम ऐसे कहा गया है। इसका एक डेमो हम देखेंगे। सो यू हैव टू क्लोज योर ईयर विथ योर फिंगर्स। एकदम बहुत ज्यादा प्रेशर देना है ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी हम बंद करते हैं तो बोन कंडक्शन साउंड का बढ़ जाता है और इसी के लिए हमारी आवाज हमें बहुत अच्छे तरीके से सुनाई देती है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते समय हमिंग साउंड। ब्रीद इन, एक्सेल विथ हमिंग साउंड। ब्रीद इन, एक्सेल विथ हमिंग साउंड। हरिओम। सो इस तरीके से जब भी हम ये ब्रीदिंग करते हैं उसको भ्रामरी ऐसे कहा जाता है। और ये भ्रामरी जो है वो स्पेसिफिकली कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, हाइपर एक्टिविटी कम करने के लिए, कंसंट्रेशन अच्छा करने के लिए और फोकस्ड काम करने के लिए ये भ्रामरी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्राणायाम है कि जिनका परिणाम हमारे शरीर और मन के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये जो प्राणायाम रहते हैं इसकी फलश्रुति अगर हम देखेंगे तो प्राणायाम प्राण के ऊपर मन आरूढ़ होके संचार करता है। सो इसी में प्राण की गति को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो मन की गति जो है वो अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। सो कभी कभी हमारी ही मन हमारा सुनता नहीं है, ऐसे समय अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी जो मन की बैठक है वो सुधर जाती है। नित्य प्राणायाम करने से मन की गति शांत हो जाती है, मन की बैठक सुधर जाती है और विवेक जागृत हो जाता है, यानी योग्य अयोग्य इसका निर्णय मन अच्छी तरीके से लेना आ सकता है उसको। इसके लिए मन को विवेक जागृत होने के लिए ये प्राणायाम बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं। जैसे कि हमने यम नियम आसन प्राणायाम ये देखे, वैसे ही अंतरंग में प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये भी इंक्लूड हो जाता है। सो इसमें धारणा जो है उसमें अगर हम देखते हैं तो धारणा ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ चित्त ओवर अ सिंगल ऑब्जेक्ट। इसमें धारणा जो है उसमें एक अपना जो एम है उसको फिक्स करके उस तरीके से हमें जाना है, चलना है, इस तरीके से किया जाता है, उसी को धारणा ऐसे कहा जाता है। ध्यान जो है वो मेडिटेशन करके जनरली हमें मालूम रहता है। इसमें अलग अलग प्रकार भी होते हैं, जैसे कि स्थूल ध्यान है, तेजोमय ध्यान है, सूक्ष्म ध्यान है। इसमें सगुण ध्यान भी रहता है, किस मूर्ति के ऊपर सामने रखकर फिर ध्यान करना, या फिर निर्गुण ध्यान रहता है जिसमें आत्म तत्व का ध्यान करना। सो इस तरीके से ये जो ध्यान या फिर मेडिटेशन है ये हमारे शरीर में, मन में शांति और आनंद उत्पन्न करता है। समाधि ये बहुत ही अलग अवस्था है। सो जिसको निर्बीज समाधि और सबीज समाधि इस दो पद्धति से समाधि कही गई है। समाधि जो है जिसको सैल्वेशन कहा जाता है, एंड इसमें जो पूरे जगत है उसके लिए, उसकी अच्छाई के लिए या फिर पूरे जगत के
बेटरमेंट के लिए ये किया जाता है, प्रार्थना की जाती है। इसमें जीव और ब्रह्म इसका एकत्व है। सो इसी के लिए सारा जगत जो है उसमें ये ब्रह्म तत्व दिखने के लिए हो जाता है, जब ये समाधि अवस्था प्राप्त हो जाती है तो। सो इसी के लिए ये अष्टांग योग जो है वो हमारे भारत देश ने पूरे जगत को दिए हुए संस्कृति और पूरे जगत को दी हुई बहुत बड़ी गिफ्ट है। सो ये अष्टांग योग हमारे शरीर और मन इन दोनों की अवस्था स्वस्थ रहे, इसी के लिए इसका उपयोग काफी महत्वपूर्ण रहता है। सो इस जागतिक योग दिन के अवसर पर आज हमने मनस शांति और प्राणायाम इसके बारे में आज जान लिया है। वैसे ही अलग अलग टॉपिक्स लेके आरोग्य चर्चा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।